हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज से एक नए कोर्स की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जीके के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी इम्पोर्टेंस आप लोग जानते भी होंगे। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस के जो आरओ एआरओ वाले एग्ज़ाम होते हैं वो हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश जी के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि बिना इस टॉपिक को अच्छे से कवर किए उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। देखिए, ये जो कोर्स है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होने वाला है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ये जो परीक्षा वाणी की बुक आती है उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, वो प्लस जो घटना चक्र की बुक आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर, उन दोनों बुक्स का एक कंपाइलेशन है। उन दोनों बुक्स में जो जो अच्छा कंटेंट है यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस कोर्स को बड़ी ध्यान से देखना है और समझना है, और हो सके तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अपने खुद के, राइट। इस कोर्स को देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर लोगे। लास्ट में एक बात और, देखिए हम लोग इस कोर्स को किस प्रकार से कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे टॉपिक की, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसी थ्योरी पे बेस्ड एमसीक्यूज को, राइट। ये एमसीक्यूज जो हैं वो वाले एमसीक्यूज होंगे जो उत्तर प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, राइट। तभी जाकर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे और फिर उसके भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये पूरा का पूरा कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, और बात करते हैं उत्तर प्रदेश जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ये इस कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पे बेस्ड एमसीक्यूज। ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ी ध्यान से आपको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको बताना है 0.6%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का केवल 0.6% ही एसटी पॉपुलेशन है, राइट। बात करें फिगर की तो 11,34,273 इतने लोग जो हैं वो जनजातीय लोग हैं उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के उस जिले की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन निवास करती है, तो उसका नाम है सोनभद्र, राइट। सोनभद्र के बाद में नंबर आता है बलिया जिले का। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। और बात करें उस जिले की जहां पर सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, तो बागपत का नाम आपको याद रखना है। बागपत में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है, राइट। आगे बात करें, देखिए 2003 से पहले जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो सूचीबद्ध जनजातियां थी वो केवल 2 थी। कौन कौन सी? थारू और बुक्सा। और 2003 में 10 और जनजातियां जो हैं उनकी लिस्टिंग कर दी गई, उनको सूचीबद्ध कर दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में 12 जनजातियां जो हैं वो सूचीबद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम मैप से समझते हैं कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। उसमें आपको इन जिलों पर ध्यान देना है, जैसे कि महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। इन जिलों में मिलती हैं ये वाली जनजातियाँ, तो इनके नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? गोंड है, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। ये जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश के इन जिलों में मिलती है, जिनके नाम मैंने आपको बताए, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको इन 4 जिलों पर ध्यान देना है। कौन कौन से? देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी। इन 4 जिलों में मिलती है उत्तर प्रदेश की खैरवार जनजाति। देखिए, ये जितनी भी जनजातियां हैं इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो तराई क्षेत्र है जिसमें ये जिले शामिल है, जैसे कि लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच और महराजगंज, इन जिलों में पाई जाती है थारू जनजाति, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पर सोनभद्र जिला है।
यहाँ पर कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहरिया। पहरिया जनजाति जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर इस क्षेत्र में रहती है, राइट। और देखें, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारिया, भुनिया, भुइया और चेरो, ये वो जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो चेरो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भी मिलती है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है पहरिया जनजाति की, जो कि कहाँ पर है, जो है सोनभद्र में। इसी से मिलता हुआ एक और नाम है सहरिया। क्लियर। सहरिया जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मिलती है, ठीक है। तो ललितपुर में हो गई सहरिया और सोनभद्र में पहरिया। क्लियर। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन जनजातियों के बारे में वन बाय वन करके, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थारू जनजाति की। तो देखिए, थारू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मिलती है। ये मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो 5 जिले हैं प्रमुख रूप से, वहाँ पर थारू जनजाति निवास करती है। कौन कौन से 5 जिले हैं वो है महराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी। तो इन जिलों में मिलती है थारू जनजाति, आपको याद रखना है। बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो देखिए इनकी उत्पत्ति का जो स्थान है वो राजस्थान का थार मरुस्थल है। क्लियर। इनका जो वंश है वो है किरात वंश। और बात करें इनकी कदकाठी की, तो ये छोटे कद के होते हैं, चौड़ा मुख होता है उनका रंग जो है वो पीला होता है, राइट। बात करें इनके वस्त्रों की कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो इसमें जो पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं, ठीक है। और ये जो लोग हैं ये बड़ी चोटी रखना पसंद करते हैं, जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं थारू जनजाति के बारे में, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बात करें, इनका जो भोजन है वो है धान। प्रमुख रूप से ये धान खाते हैं, चावल खाते हैं। चावल द्वारा ये एक प्रकार की मदिरा बनाते हैं जिसका नाम है जाड़, तो उसका ये सेवन करते हैं, याद रखना है आपको। और ये जो थारू जनजाति के लोग हैं इनमें संयुक्त परिवार की जो प्रथा है उसका प्रचलन है। और परिवार का जो वृद्ध आदमी होता है, जो सबसे बड़ा आदमी होता है, वही परिवार का मुखिया होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विवाह प्रथा किस प्रकार की है इनकी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वर पक्ष जो है वो कन्या के घर जाता है और विवाह संपन्न होता है। इनका विवाह जो है वो पुरोहित के द्वारा कराया जाता है। विवाह जो है वो बिना दहेज के होता है। और जब विवाह पक्का हो जाता है तो उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनमें जो है विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन है। और इस प्रकार के विवाह, मतलब विधवा विवाह में जो भोज बनता है उसको कहा जाता है लठ भरवा भोज, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके कुछ रीति रिवाजों की और त्योहारों की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि ये जादू टोना में विश्वास रखते हैं। ये काली देवी, भैरव, महादेव, इनकी पूजा करते हैं। इनका जो शिवलिंग है वो बांस की लकड़ी से बनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कुछ हिंदू त्यौहार मानते हैं, जैसे कि कृष्ण अष्टमी, होली, बजर त्यौहार, तो इन सबको ये मानते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो दिवाली है, दिवाली को थारू जनजाति के जो लोग हैं वो एक शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की, तो जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। क्लियर। और बात करें इनकी प्रमुख कृषि की कि कौन सी फसल की खेती ये प्रमुख रूप से करते हैं, तो आपको याद रखना है धान की, चावल की, राइट। लखीमपुर खीरी जो जिला है वहाँ पर थारू जनजाति के लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं थारू जनजाति के बारे में, ये भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं और यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये आपको पक्के कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए, याद रखना है आपको कि जो नेपाल है, नेपाल की कुल जनसंख्या में जो थारू जनजाति की जनसंख्या है वो है 6.6%। क्लियर। आगे बात करें, देखिए ये जो थारू जनजाति के लोग हैं ये मूलतः सिसोदिया वंशीय राजपूत हैं, राइट। सिसोदिया वंशीय राजपूत जो हैं राजस्थान के राजपूत हुए हैं, तो इन्हीं से थारू जनजाति के लोगों की उत्पत्ति हुई है। देखिए, ये कुछ उपाधियां धारण करते हैं, जैसे कि राणा की, कथरिया की या फिर चौधरी की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। थारू जो शब्द है, अगर जो हम उसकी उत्पत्ति की बात करें तो उसकी उत्पत्ति कुछ शब्दों से मानी जाती है, जैसे कि ठहरे, तहरुआ, ठिठुरवा, अठवारू। तो ये कुछ शब्द हैं जिनसे थारू शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं इनकी एनाटॉमी की। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो थारू जनजाति के लोग हैं इनकी जो एनाटॉमी है उनमें
मंगोलीय जो तत्व हैं उसकी प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन इनमें जो भारतीय लक्षण हैं वो भी देखने को मिलते हैं। थारू जनजाति के जो लोग हैं वो विवाह की दो पद्धतियां अपनाते थे पहले। कौन कौन सी? एक काज और दूसरी डोला। काज को कहते थे वधु मूल्य और डोला को मतलब कन्यापरण। काज मतलब वधु मूल्य, वधु का मूल्य देकर उसके साथ में विवाह करना, और डोला मतलब कन्यापरण, कन्या का अपहरण कर कर उसके साथ में विवाह करना। ये जो दो पद्धतियां हैं ये पहले प्रचलित थी थारू जनजाति के लोगों के बीच में, लेकिन अभी जो है यहाँ पर भी इनके बीच में भी सांस्कृतिक विवाह जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? विधवा विवाह का यहाँ पर प्रचलन है, मैंने आपको बताया। और इनका एक काफी इंपोर्टेंट त्योहार है जिसका नाम है मघी, तो ये भी आपको याद रखना है। मघी जो है इनका एक त्योहार है। थारू जनजाति के जो लोग हैं सगाई को दिखनोरी, देखिए सगाई जो है एक रस्म होती है शादी के दौरान, तो सगाई को दिखनोरी कहते हैं, और जो गोने की रस्म होती है उसको चाला बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये जो थारू जनजाति के लोग होते हैं इनमें बदला विवाह प्रथा का प्रचलन होता है। अब ये क्या है? जिस घर में लड़की का विवाह होता है उस घर से लड़की का विवाह होना उसके मायके में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बदला प्रथा, ये थारू जनजाति में प्रचलन में है। आगे बात करें, देखिए जो संपत्ति का अधिकार है विशेष रूप से वो स्त्री को प्राप्त होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें ग्राम के शासन की और देखें कि वहाँ पर कौन कौन से लोग होते हैं, तो देखिए मुखिया, प्रधान, ठेकेदार, मुस्तजर, चपरासी, कोतवार और पुजारी वर्ग, ये जो लोग हैं ये ग्राम में शासन को लेकर अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जनजाति के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि है बुक्सा। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको कवर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बुक्सा को मैं कैसे याद रखता हूँ, बै से बुक्सा और बै से बिजनौर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुक्सा जनजाति है उत्तर प्रदेश में वो बिजनौर जिले में पाई जाती है। और ये जो फैक्ट है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, सेम यही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो बुक्सा जनजाति है ये कौन से जिले में मिलती है, तो उसका उत्तर क्या होता है? बिजनौर जिला। ठीक है, तो बै से बुक्सा और बै से बिजनौर याद रखना है आपको। उत्पत्ति की बात करें तो देखिए इनकी उत्पत्ति जो है वो पतवार राजपूत घरानों से मानी जाती है। ठीक है, इनकी कदकाठी जो है वो मंगोल नक्श पर होती है, ये आपको याद रखना है। बात करें इनके मुख्य भोजन की तो वो है मछली और चावल, और भाषा कौन सी बोलते हैं? बोलते हैं हिंदी। याद रहेगा आपको, ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं। चलिए आगे चलें। बंदर, गाय, मोर का जो मांस है वो खाना वर्जित है बुक्सा जनजाति में, याद रखना आपको। और बात करें वस्त्रों की, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो देखिए धोती, कुर्ती, सदरी और सिर पर पगड़ी ये लोग पहनते हैं। बात करें इनकी स्त्रियों की तो देखिए ये जो स्त्रियां होती हैं बुक्सा जनजाति की, ये राजस्थानी मेवाड़ी जो राजपूत हैं उनके समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा बांधती हैं, तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो बुक्सा जनजाति का समाज है उसमें एक हिरार्की मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वर्ण हैं। सबसे ऊपर कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण वर्ण, उसके नीचे क्षत्रिय वर्ण, उसके नीचे कौन सा है? वैश्य वर्ण, और सबसे नीचे शूद्र वर्ण। तो ठीक इसी प्रकार की हिरार्की मिलती है बुक्सा जनजाति के समाज में। सबसे ऊपर यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है बुक्सा ब्राह्मण। ठीक है, उसके नीचे स्थान आता है बुक्सा क्षत्रियों का, उसके नीचे अहीर बुक्सा और सबसे नीचे नाई बुक्सा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति में हिरार्की मिलती है इस प्रकार की। ठीक है, समाज में, तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो बुक्सा समाज है इनके समाज की जो मूल इकाई है वो है गोत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो बुक्सा जनजाति के जो लोग हैं उनके बीच अंतर विवाह होते हैं, मतलब इंटरकास्ट मैरिज होती है, और इनके जो विवाह हैं वो मात्र एक एग्रीमेंट होते हैं, अनुबंध मात्र होते हैं बुक्सा जनजाति के लोगों के विवाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बोलना नहीं है। आगे बात करें, देखिए अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह है वो बुक्सा समाज में सामान्य है, याद रखना आपको। इस समाज में जो है वो संयुक्त परिवार की प्रथा है, और ये समाज जो है ये पितृसत्तात्मक समाज है। इस समाज में जो है वो विधवा विवाह का प्रचलन है। हम लोगों ने थारू के बारे में बात करी थी, वहाँ पर भी विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है, यहाँ पर तलाक जो है वो आसानी से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विवाह जो है वो मात्र एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो बुक्सा समाज में जो तलाक है वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी पूजा की कि किसकी ये पूजा करते हैं, तो देखिए काली माँ की और महादेव की। काली माँ की और महादेव की ये लोग पूजा करते हैं। और जो काशीपुर की चामुंडा है, राइट, ये बुक्सा समाज की सबसे बड़ी देवी है। बुक्सा जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी देवी का क्या नाम है? काशीपुर की चामुंडा। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके त्योहारों की। तो देखिए ये जो लोग हैं ये होली, दिवाली,
दशहरा और जन्माष्टमी, मतलब ये सब हिंदू धर्म के भी त्यौहार हैं, तो इन सब को बुक्सा जनजाति के लोग भी मनाते हैं। ठीक है, ग्राम देवी की जो पूजा है उसका जो थान है वो ग्राम के बाहर मनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इनके समाज के प्रशासन की, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनके समाज में जो बिरादरी पंचायत होती है वो सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन होती है। इसका काम जो है वो न्याय करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तो बिरादरी पंचायत जो है वो इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है न्याय देना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। उसके नीचे आता है तख्त, और तख्त के नीचे आता है मुंसिफ, और मुंसिफ के नीचे दरोगा, और उसके बाद फिर सिपाही। ठीक है, तो ये एक हिरार्की है, ये अधिकारियों की हिरार्की है, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हिरार्की है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका प्रशासन जो है वो इस प्रकार से चलता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इन लोगों को जो अधिकार मिले होते हैं वो आनुवंशिक आधार पर मिले होते हैं। एक और बात आपको इनके बारे में ये याद रखनी है कि ये जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं ये नौकरी को करना कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं और तीसरी प्रमुख जनजाति के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है खैरवार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये मिलती कहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के 3-4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर खैरवार जनजाति मिलती है। कौन कौन से हैं? जैसे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी। प्रमुख रूप से जो खैरवार जनजाति है वो 4 जिलों में मिलती है। कौन कौन से हैं? देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है और वाराणसी है। तो प्रमुख रूप से इन 4 जिलों में जो है वो खैरवार जनजाति पाई जाती है। ठीक है, बात करें इनके मूल स्थान की, तो देखिए जो खैरवार जनजाति है इनका मूल स्थान है बिहार का पलामू क्षेत्र। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए हुआ क्या था कि जो चंदेल शासक हुए हैं इन्होंने ये जो क्षेत्र है बिहार का पलामू क्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया। और इस कारण से हुआ क्या कि ये जो खैरवार जनजाति के लोग हैं इनका जो मूल स्थान था उसका पतन हुआ, और इस कारण से ये अपने मूल स्थान को छोड़कर कहाँ पर आए? उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आ गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि ये जो खैरवार जनजाति के लोग हैं ये कत्थे का व्यापार करते हैं। बोलना नहीं है कि ये लोग जो हैं कत्थे का व्यापार करते हैं। इनकी कुछ उपजातियां हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, जैसे कि सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनकी उपजातियां हैं। ठीक है, देखिए ये जो लोग हैं ये शारीरिक रूप से बड़े बलिष्ठ होते हैं, मतलब बलवान होते हैं और बहादुर होते हैं। ये भी फैक्ट इनके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं वस्त्र की कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो जो इनके पुरुष हैं वो धोती पहनते हैं और सिर पर पगड़ी पहनते हैं, याद रखना है। बात करते हैं इनके धर्म की, तो देखिए ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और इनके जो देवी देवता हैं उनमें शामिल हैं बगूस, वनशक्ति, धोलादेव, घमसान, गोरैया, शिवदुर्गा और हनुमान जैसे देवताओं की ये पूजा करते हैं, याद रखना आपको। ये वृक्ष की भी पूजा करते हैं, वृक्षों में शामिल हैं सेमल, पीपल और नीम। इन पेड़ों की ये पूजा करते हैं, राइट। ये जो लोग हैं ये कुछ जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं, जैसे कि नाग की पूजा करते हैं, बिच्छू की पूजा करते हैं। ठीक है, तो खैरवार जनजाति के जो लोग हैं वो नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके त्योहारों की, तो देखिए इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि जीवित पुत्रिका, ज्यूतिया जिसको बोलते हैं, ये इनके कुछ त्यौहार हैं जिनको ये मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी, होली और नवरात्रि, तो ये कुछ त्यौहार हैं इनके जिनको ये मनाते हैं। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब ये लोग इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं तो ये डांस करते हैं और कर्मा का आयोजन करते हैं, मतलब कर्मा को परफॉर्म करते हैं। ये एक डांस है, तो खैरवार जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कर्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट जनजाति है उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, वो है माहीगीर जनजाति। देखिए ये जो माहीगीर जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, बेसिकली ये जो लोग हैं ये मछुआरे हैं, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है मछली पकड़ना। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। वो बात करें इनके धर्म की, तो ये लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और ये लोग जो हैं अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस जनजाति के जो लोग हैं उनमें जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, इनके बीच जो है वो शिक्षा का अभाव है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मैंने लिखी है, मैं से आपको याद रखना है माहीगीर, राइट, और मैं से याद रखना है मछुआरे, और मैं से याद रखना है मुसलमान। तो मतलब माहीगीर जो हैं वो मछुआरे हैं, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो मछली पकड़ना है, और ये जो लोग हैं ये मुस्लिम लोग हैं, ये इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये सब फैक्ट्स माहीगीर जनजाति के बारे में आपको याद रखने हैं, राइट। कुछ और फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जनजातियों संबंधित। तो देखिए आपको याद रखना है
कि भारत की कुल जनसंख्या में जो एसटी पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 8.6%। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भारत में कितनी एसटी पॉपुलेशन है, तो कितनी है 8.6%। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, भूलना नहीं है। देखिए जो भारत की जनजातियां हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। देखिए जो प्रथम श्रेणी में जो जनजातियां शामिल की गई हैं वो है मंगोल मूल की। कौन कौन सी जनजातियां हैं वो? उनमें शामिल है नागा, कुकी, गारो, असमी और भोटिया इत्यादि। तो ये आपको याद रखना है। बात करें दूसरी श्रेणी की जनजातियों की, तो उनमें शामिल है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड मूल की हैं, मतलब जो पूरा ऑस्ट्रेलियाई मूल की हैं। तो उनमें कौन कौन सी जनजातियां शामिल है? उनमें शामिल है मुंडा, संथाल, कोरबा इत्यादि। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो तीसरी श्रेणी में शामिल की गई जनजातियां हैं वो हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियां, जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनका मूल क्या है? इनका मूल है इंडो आर्यन। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें। अब हम लोग बात करते हैं संवैधानिक स्थिति की, कि संविधान में जो जनजातियां हैं उनको लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 23, 29, 46 और 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है संविधान की, इनमें जनजातियों संबंधित उनके विकास से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। इन अनुच्छेदों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। देखिए अगर हम लोग ये देखें कि वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो लगभग 700 हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। राइट। अब आगे बात करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसके बारे में, कि किसी भी समुदाय को अगर सरकार के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना हो, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाना हो, तो उसके कुछ मापदंड है, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? देखिए उनके अंदर जो है आदिम लक्षण होने चाहिए। राइट। उनकी संस्कृति जो है वो विशिष्ट प्रकार की उनकी संस्कृति होनी चाहिए। उनका भौगोलिक रूप से पृथक्करण होना चाहिए, मतलब जो समाज की मेन धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, उससे वो अलग होने चाहिए। और ये जो लोग हैं ये समाज के एक बड़े हिस्से से संपर्क साधने में इनको संकोच होना चाहिए। तो ये भी एक विशेषता है। और इनमें जो है पिछड़ापन होना चाहिए। तो ये कुछ मापदंड है। जब ये सारे मापदंड पूरे होंगे तभी जाकर जो है किसी एक समुदाय को जनजातीय श्रेणी में डाला जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें। देखिए अगर हम लोग ये देखें कि पूरे भारत में जो एसटी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, वो है मध्य प्रदेश। क्लियर? मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन निवास करती है। कितनी है? 14.7%। याद रहेगा आपको। उसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, कितनी है? 10.1%। उसके बाद में उड़ीसा 9.2%, फिर राजस्थान 8.9% और फिर गुजरात 8.6%। ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोगों ने बात करी राज्यों की और ये देखा कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन निवास करती है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं यूपी की। तो देखिए यूपी में आपको याद रखना है कि एसटी पॉपुलेशन कितनी है। तो यूपी में एसटी पॉपुलेशन है 1.09%। ये जो 1.09% है ये भारत की कुल जनसंख्या का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 1.09% क्या है? एसटी पॉपुलेशन है। एक फैक्ट तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और दूसरा फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी कितने हैं, तो वो हैं 0.6%। तो दो फैक्ट हैं यहाँ पर। ये जो 0.6% है ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी पॉपुलेशन है, और ये जो 1.09% है ये पूरे भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में रहने वाले एसटी हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं। देखिए परसेंटेज वाइज जो एसटी पॉपुलेशन है वो वाले राज्य हम लोग देखते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर है मेघालय, उसके बाद मिजोरम और फिर नागालैंड। ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर परसेंटेज वाइज जो है एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा निवास करती है। ओवरऑल की बात हम लोगों ने यहाँ पर करी थी, सबसे ज़्यादा एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर ओवरऑल जो एसटी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो एसटी पॉपुलेशन वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये आपको याद रखना है। राइट। आगे बात करते हैं यूपी की। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है, और सोनभद्र के बाद में बलिया का स्थान आता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है वहां पर जो थारू जनजाति के लोग हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं।
और बिजनौर में जैसे कि आपको पता चला, बिजनौर में बुक्सा जनजाति के लोग और माहीगीर जनजाति के जो लोग हैं ये ज़्यादातर बिजनौर में निवास करते हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए 2001 में जो यूपी है, यूपी में कितनी एसटी पॉपुलेशन थी, तो आपको याद रखना है 0.1%। यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या की बात हो रही है, उसके सापेक्ष है ये। और 2011 में ये बढ़कर हो गई 1.09%, जो कि अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने हुई है, 0.99% की, ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद और जालौन जिला है, यहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। देखिए जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भूलना नहीं है इसके बारे में। गोंड जनजाति की अगर हम लोग आबादी की बात करें तो वो है लगभग 6 लाख के आसपास। तो जो गोंड जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। आगे बात करें, देखिए गोंड के बाद स्थान आता है खैरवार, मतलब गोंड के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है उत्तर प्रदेश में वो है खैरवार। कितनी जनसंख्या है उसकी, लगभग 1.5 लाख के आसपास। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बात करें तीसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह की उत्तर प्रदेश के, तो उसका नाम है थारू। कितनी जनसंख्या है, 1 लाख के आसपास। क्लियर, ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। क्लियर। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वर्तमान में बताओ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, तो काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है, थारू की है। देखिए ये वाले जो फैक्ट्स हैं ये 2011 के अनुसार हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि वर्तमान में जो थारू है, थारू जनजाति जो है उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आए आपको क्वेश्चन को समझना है और उसको सही टिक करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो खत्म होता है। सारी की सारी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जनजातियों से संबंधित हो सकते थे सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको याद हुए होंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए आपको बताना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, खुद इनके आंसर निकालने हैं, और फिर बाद में मेरे आंसर से मैच करना है, ठीक है। और वीडियो के नीचे आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो ये भी वही है, इसका आंसर क्या होगा, सोनभद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो यहां पर आपको कम बताना है, तो कौन सा है, ऑप्शन ए बागपत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थारू, क्योंकि वर्तमान में जो थारू जनजाति है उसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में कौन सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर जनजातियाँ दी गई हैं और उनके आगे जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि क्या ये जनजाति उस ज़िले में मिलती भी है कि नहीं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है खैरवार ललितपुर, क्लियर, बुक्सा बिजनौर, बैगा बहराइच और थारू बाराबंकी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बुक्सा जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मिलती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर होगा सन 2003, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, सन 2003। क्वेश्चन नंबर 7, पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में, ललितपुर में। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए जो पहरिया जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया था अगर आपने डिस्कशन पर ध्यान दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बुक्सा। बुक्सा जनजाति में जो है जो हिंदुओं का वर्ण व्यवस्था है उसी के जैसी यहाँ पर हिरार्की मिलती है बुक्सा जनजाति में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अगरिया जनजाति निवास करती है, तो आपको बताना है कि अगरिया जनजाति का निवास स्थान क्या है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको क्या करना है, बस आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्मा किसका लोक नृत्य है, तो आपको बताना है कि जो कर्मा है वो किस जनजाति का फोक डांस है। क्लियर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी खैरवार।
खैरवार जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कर्मा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू के द्वारा। क्लियर। थारू जनजाति के द्वारा जो दीपावली है वो एक शोक के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है भोटिया बाराबंकी, ऑप्शन बी बुक्सा बिजनौर, ऑप्शन सी राजी गोरखपुर और ऑप्शन डी थारू बांदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो बुक्सा जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? क्लियर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्लियर। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थारू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर होगा थारू, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो आपको बताना है कब किया गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व भी कर चुके हैं पहले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2003। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर के बारे में आपको बता चुका हूँ। बिजनौर में जो है बुक्सा जनजाति निवास करती है और एक और जनजाति है माहीगीर जनजाति, वो भी बिजनौर जिले में निवास करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए, आपको बताना है कि निम्न जनपदों में जो बुक्सा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिजनौर आगरा में, ऑप्शन बी बहराइच लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन सी मिर्जापुर सोनभद्र में और ऑप्शन डी दिया हुआ है ललितपुर जालौन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर और आगरा वाले क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसको हम लोग कई बार सोल्व कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, थारू। ठीक है। तो देखिए, इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। हम लोगों ने बात करी है उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी कवर की है और उसके बाद उसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करे हैं। और आप देख ही पा रहे होंगे ये जो एमसीक्यूज हैं ये डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। आपको कमेंट कर जरूर बताना है कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। राइट, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और इस कोर्स को हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।